अच्छा आप लोग की शीट हो गई थी पूरी, है ना? नया टॉपिक आगे बढ़ा है। ये और बाकी ठीक ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो लिखिए सवाल, लिखिए, नया टॉपिक शुरू करना है। तो पहले मैं एक सवाल कर रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिखिए क्वेश्चन। बोला जाए। एक क्रिकेट टीम में लिखना शुरू करिए। एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी, एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी ABCDEFG, एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी ABCDEFG HIJ तथा K हैं। K तक लिख लीजिए, K तक, A से लेकर K तक लिख लीजिए। एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी ABCDEFG HIJ तथा K हैं। इस टीम की जब बैटिंग प्रारंभ होती है, बैटिंग मतलब बल्लेबाजी, इस टीम की जब बैटिंग प्रारंभ होती है, इस टीम की जब बैटिंग प्रारंभ होती है तो सभी खिलाड़ी वर्णमाला के क्रमानुसार, सभी खिलाड़ी वर्णमाला के क्रमानुसार अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट, वर्णमाला के क्रमानुसार बल्लेबाजी करने आते हैं। बल्लेबाजी करने आते हैं। यदि प्रत्येक गेंद पर एक खिलाड़ी, यदि प्रत्येक गेंद पर एक खिलाड़ी क्लीन बोल्ड होता हो, यदि प्रत्येक गेंद पर एक खिलाड़ी क्लीन बोल्ड, सुना होगा क्लीन बोल्ड होता हो, यदि प्रत्येक गेंद पर एक खिलाड़ी क्लीन बोल्ड होता हो, तो बताइए कि अंत में कौन सा खिलाड़ी नॉट आउट रहेगा। तो बताइए कि अंत में कौन सा खिलाड़ी नॉट आउट रहेगा। अंत में कौन सा खिलाड़ी नॉट आउट रहेगा। ध्यान रखिएगा, इस बार में 10 खिलाड़ी नहीं बोले हुए हैं, हमने पूरे 11 को खिलवाया है। वैसे आमतौर पे आपको बता दें, नाम होता है प्लेइंग 11। जब भी क्रिकेट टीम चुनी जाती है तो कितने खिलाड़ी चुने जाते हैं? 11। लेकिन मैदान के अंदर कितने होते हैं? 10। एक हमेशा एक्स्ट्रा लेके चला जाता है। बात समझ रहे हैं कि अगर किसी की चोट लग जाए तो एक्स्ट्रा के लिए वैसे तो लिखा पढ़ी में 11 रखे जाते हैं, बाकी इलीगल तरीके से आप 5-6 और लेके चले जाओ, कोई टेंशन नहीं। बताएं, प्रयास करें, कोशिश करें। आखिरी में कौन सा खिलाड़ी नॉट आउट रहेगा? तो मुझे लगता है करो। एच, अच्छा, और बी, एच और सी। ओके, और बताएं कोई? एच, अच्छा,
शुरू करते हैं, आइए देखते हैं। गुहार करिएगा बेटा। देखो इन्होंने जो बताया उसके हिसाब से क्या करना है आपको, जो भी जानकारी दी उसके हिसाब से क्या करना है। ये बैटिंग साइड है, इधर से बल्लेबाजी हो रही है, और बेटा ये है बॉलिंग साइड, ये बॉलिंग साइड, यहां से गेंदबाजी हो रही है। तो जब बैटिंग आएगी तो सबसे पहले ए जो है वो ओपनिंग करेगा आके, तो ए यहां खड़ा होगा और बी यहां। क्यों भाई, ये बात मानते हैं? ठीक, ए यहां खड़ा होगा, बी यहां, रनिंग साइड में है ना। उसके बाद में जब पहली गेंद पड़ेगी, अब जाहिर सी बात है गेंद होंगी भाई 1 2 3 4 5 6, एक ओवर में 6 गेंद होती। पहली गेंद जब हो जाएगी तो पहली गेंद में सामने खड़ा ए क्लीन बोल्ड हो जाएगा। अब इस जगह पे कौन आएगा? सी, क्योंकि बी तो यहाँ खड़ा हुआ था, अब इधर पर आएगा सी। दूसरी गेंद में बेटा सी भी आउट, तीसरी गेंद में कौन आउट हुआ? डी आउट। चौथी गेंद में ई आउट हो गया। पांचवी गेंद में एफ आएगा, यहाँ एफ आउट हो गया। छठी गेंद में जी आया होगा, जी भी आउट। क्या बात सही बेटा? 6 गेंदें हुई, 1 2 3 4 5 6 खिलाड़ी सामने आउट हो गए। सही बात है, आउट हो गए। अब उसके बाद में क्या होगा? ओवर चेंज होता है, बताओगा? ओवर चेंज होता है, ठीक है। अब ओवर बदल चुका है, जब ओवर बदलेगा सर, ओवर बदलेगा तो ये बी भाई साहब पहुंच जाएंगे, और यहाँ जी के आउट होने पर इधर पे कौन आ चुका होगा? अब जब ओवर चेंज होगा तो सामने कौन पहुंच जाएगा? बी, और इधर कौन आ गया होगा? एच। क्या बात सही बेटा? अब पहली गेंद पे बी आउट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आपको पता है अब यहां तक खिलाड़ी आउट कर चुके थे, है ना। अब बी आउट हो गए, अब जाहिर सी बात है अब अगला बैट्समैन आएगा तो एच तो पहले ही आ चुका है, तो अब नंबर किसका है? आई। तो दूसरी गेंद में बेटा आई आउट हो जाएगा, तीसरी गेंद में जे आउट हो जाएगा, और चौथी गेंद में के आउट हो जाएगा। क्यों भाई, सही बात है, ठीक है। सारे क्लीन बोल्ड हो रहे हैं, तो आई जे के भी आउट हो गए। कुल मिला के अगर आप देखोगे तो इधर पर जो खड़ा था वो यही खड़ा रहेगा, ये तो वहां जा ही नहीं पाया, उधर वाले सारे आउट हो गए। आप ध्यान से देखिए उधर सामने कितने आउट हो चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सामने आउट हो गए, और एच इधर पर खड़ा रहा, 11वां ये खड़ा रहा। तो कौन है जो नॉट आउट रहेगा लास्ट? एच नॉट आउट रहेगा। क्या हमारी बात समझ? एच नॉट आउट रहेगा, ये ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये इस बार हमने जो मैच आपको खिलवाया है वो 11 खिलाड़ियों को खिलवाया। इसमें पूछ लिया जाता था सवाल 10 खिलाड़ियों वाला, हमने 11 करवा दिया। चलिए नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। भैया शुरू करें? तो ए आउट हुआ, बी आउट हुआ, सी डी ई एफ जी आई जे के ये सब आउट हो गए सिवाय एच के। एच के अलावा नहीं, हमने सवाल बनाया है, हाँ नहीं हमने बनाया है, ये हमने बनाया, 15 बना देंगे, क्या दिक्कत है उसमें, है ना। वो बनाने के लिए हम कितने बना दें, लेकिन ये है इलीगल, मैदान के अंदर तो 10 ही खेलने जाएंगे, है ना। ये तो बना दिया जबरदस्ती का, सब बोला ना मैंने पहले आपसे कि 11 हमने बना दिया, इसमें 11 के हिसाब से आप सवाल लगाएंगे, ठीक है भैया। हटा दे इसको, ठीक है। देखते हैं बेटा, गौर करिए। भैया ध्यान दीजिएगा, जैसे कि इसके प्रश्न आपने देखे होंगे, इसके प्रश्न आपने पेपर में देखे होंगे, लगभग 6-7 प्रश्न आपको मिल जाते हैं इन दोनों से मिलाकर।
5 मतलब 6 तो मिलते ही मिलते हैं, 6 के अलावा कभी 7 भी हो सकते हैं, शायद कभी 5 हो जाए, लेकिन हाँ 5 से कम कभी नहीं होते, हर परीक्षा में आते हैं। जैसे एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ सभी से कि आपको मैं कुछ नाम दे रहा हूं, जैसे बेटा हमने बोल दिया फलों के नाम हैं, इनमें से आपको बताना है अलग फल कौन सा, अलग। ये 5 फलों के नाम है, इनमें से जो आपको अलग लगे जल्दी बता दीजिए। देख लीजिए, सोच समझ कर बताइए, आपको जो अलग लगे। आप दूसरे के आंसर पे मत जाइए, बगल वाला आंसर क्या दे रहा है, क्लास के बाकी लोग आंसर क्या दे रहे हैं, आपको जो अलग लगे आप वो बताइए। ये वर्गीकरण का सवाल है, वर्गीकरण में यही होता है कि 5 में से भिन्न कौन सा है। हाँ भाई, अरे बाकी लोग आंसर बोलने से घबरा क्यों है, क्यों डर रहे हैं भाई? आप अपना आंसर बोल सकते हो, जो आपको अलग लगे आपके हिसाब से आप बोलो ना, क्या दिक्कत है। हाँ भाई, संतरा। और बताएं कोई? लीची। और बताएं कोई? हाँ लीची सुना। और बताएं? सेब। शाबाश, सही। और बताएं कोई? नहीं सही बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सही है। और बताएं कोई? देखो आपको बताएं स्थिति क्या आती है, पेपर में सबसे ज्यादा वाद विवाद इसी चैप्टर में होता है, जो ये लिखा बोर्ड पे सबसे ज्यादा। अभी देखना आपके सामने, आप ही में हम लड़ाई करवा सकते हैं, आप ही में गोलियां चलवा दे कहूं। सीरियसली बता रहे हैं, मतलब वो तो मजाक की बात हो गई, लेकिन सीरियसली बता रहे हैं, सबसे ज्यादा डिस्प्यूट जो वाद विवाद की स्थिति आती है, कॉन्ट्रडिक्शन होता है, कॉन्ट्रडिक्शन, वो बेटा इसी टॉपिक पे होता है। कभी भी ध्यान रखना, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन जो पढ़ते हैं वो इसी टॉपिक में पढ़ते हैं, चाहे पुलिस का पेपर हो, चाहे एसएससी जीडी हो, बैंक हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का या किसी भी कैडर का, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन इसी टॉपिक में पढ़ते हैं। क्योंकि इसमें होता क्या है कि हम पेपर देने गए, हमको उस समय जो ठीक लगा हमने वो टिक कर दिया, ठीक, और किसी और को कोई और ठीक लगा उसने वो टिक कर दिया। अब डिपेंड ये करता है कि जो एग्जाम कमीशन है, जो परीक्षा करवा रहा है आयोग, उसको क्या ठीक लग रहा है, वो अपने हिसाब से आंसर देगा। तो हम उससे अब झगड़ा करने लगते हैं, काहे ये काहे नहीं होगा, यही होता है ना, काहे हमारा वाला काहे गलत, देखो हो नहीं रहा है, तो ये स्थिति आती है। तो ऐसे में हमारे आपके अपने अपने रीजन ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन एक ऐसा रीजन जो एक नियम के तौर पे रहता है, उसके आधार पर ही चलना होता है, वो देखना आवश्यक है। आइए मुद्दे पे आता है। देखो बेटा, इसमें कुछ लोगों को पपीता लग सकता है, शायद लगा भी होगा, ठीक, जिनको पपीता लगा, मैं ये नहीं कहूंगा क्लास में किसी को भी नहीं लगा, शायद पपीता भी मन में आना चाहिए। अगर पपीता किसी को लगता है तो उसके पीछे ये कारण वो बता सकता है कि सर पपीता ही इनमें अकेला ऐसा फल है जो बीच में खोखला होता है, हॉलो होता है, बाकी कोई भी फल ऐसा नहीं है जो बीच में खोखला हो, हॉलो। बात तो सही है। तब तक कोई बोल पड़ा सर जी हमारे हिसाब से सेब अलग है। हमने कहा सेब क्यों अलग है? बोला सर सेब ही इनमें ऐसा है जो असत्य फल है, बाकी सब सत्य फल है। ये सत्य और असत्य फल क्या होता है सर? फल का एक स्वभाव होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, फल पहले फूल बनेगा बाद में फल बनता है, ये फल बनने का नियम होता है। फल का कैरेक्टरिस्टिक जो लाइफ साइकिल पढ़ाया जाता है आपको, उसमें ये बताया जाता है कि फल को पहले फूल बनना पड़ता है, बाद में फल बनना पड़ता है। ये सारे में जितने हैं सब में पहले फूल होता है, बाद में फल बनता है, सिवाय सेब की। सेब डायरेक्ट फल बनता है, इसीलिए इसको फल की श्रेणी में रखा ही नहीं जाता। इसे साइंस की भाषा में असत्य फल बोला जाता है। बड़े भैया क्या बोला जाता है? ध्यान से सुना, असत्य फल बोला जाता है बेटा। तो इसलिए यही असत्य फल है, बाकी सब क्या मंत्री जी सत्य फल है। सेब कह रहा हम अलग है। तब तक एक स्टूडेंट बोल पड़ा सर जी हमारे हिसाब से तो अमरूद अलग है। हमने कहा अमरूद क्यों अलग बता दो? बोले सर अमरूदी में एक ऐसा फल है जिसके बीज भी खाए जाते हैं, सोलो किए जाते हैं, इसके बीज भी खाए जाते हैं, बाकी किसी के बीज नहीं खाए जाते हैं। आप जरा सोचिए इस बात को, खाते समय क्या अमरूद के बीज अलग करते हो क्या? नहीं, बीज समेत खा लेते हो, बात तो सही है। तब तक एक बोल पड़ा सर जी हमारे हिसाब से लीची अलग है। हमने कहा लीची क्यों अलग है? बोला सर लीची में एक ऐसा फल है जो जिसमें केवल अंदर एक बीज निकलता है, बाकी सब में एक से अधिक बीज निकलते हैं। हमने कहा और कोई बात? बोले लीची में सबसे छोटा फल है। अच्छा, बात तो सही लग रही। तब तक एक बोल पड़ा सर जी हमारे हिसाब से संतरा अलग है। हमने कहा संतरा क्यों अलग है? बोले संतरा ही में अकेला ऐसा फल है जिसमें के अंदर फलक निकलते हैं, फलक निकलते हैं, पीसेस निकलते हैं, बाकी किसी में फलक नहीं निकलते, बाकी को काटना पड़ता है।
इसको केवल और केवल फलक के रूप में अलग करना होता है। आप बताइए, तर्क तो सभी के मजबूत है, सबने कारण अपने हिसाब से ठीक ठाक दिया है ना। तो ऐसी स्थिति में एग्जामिनर अगर माने कि ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन है बेटा, तो एग्जामिनर अगर आंसर देगा तो किसे देगा? ध्यान दीजिएगा बेटा, एग्जाम के हिसाब से इसमें जो आंसर आया था ये बैंक में आया था। आप देख के अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ 5 ऑप्शंस है। 5 ऑप्शंस मतलब बैंक। एसएससी, पुलिस, रेलवे में तो 5 ऑप्शन नहीं आते हैं। तो बेटा ये बैंकिंग में, क्लासिफिकेशन बैंकिंग में पूछा जाता है। तो उन्होंने आंसर दिया था लीची, और तर्क आपको हम बता देते हैं। ध्यान रखिएगा, आप अपने आंसर पे नहीं जाएंगे, हमारे आंसर पे भी नहीं, जो नियम है आपको नियम पर जाना है। लीची, कभी भी ध्यान रखना बेटा, सुनो, पपीता अंदर से खोखला होता है कि नहीं होता है, सेब सत्य असत्य होता है कि नहीं होता है, अमरूद के बीज खाए जाते हैं कि नहीं खाए जाते हैं, और संतरे के अंदर फलक निकलते हैं कि उसको काटना पड़ता है, ये सात, और लीची के अंदर एक बीज होता है कि एक से ज्यादा बीज होते हैं। ये सब तब पता चलेगा जब आप फल का इस्तेमाल करोगे, जब फल को यूज करोगे, काटोगे, छीलोगे, उपयोग करोगे, तभी जान पाओगे। उससे पहले तो ये फल के रूप में तुम्हारे सामने रखा होगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना, अगर डिफरेंशिएट करोगे, विजाती छांटोगे, भिन्न छांटोगे, तो सबसे पहले आता है आकार या साइज या शेप। हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले क्या आता है? आकार। कोई भी चीज, जैसे मान लो तुम्हारे सामने 2 लड़के खड़े कर दिए गए, एक हाइट में बहुत छोटा और एक हाइट में बहुत लंबा है। हम कहेंगे तुमसे कि इन दोनों में जल्दी से एक अंतर बताओ, एक अंतर बताओ। तो तुम पहला अंतर ये बताओगे क्या? सर जी ये फरुखाबाद के रहने वाले हैं, कोई इटावा के रहने वाले हैं, ये नहीं बताओगे बेटा। कौन कहां का रहने वाला ये तो उनसे पूछने के बाद में पता चलेगा। सबसे पहले वो आपको किस रूप में दिख रहा है? आपको वो बेटा एक साइज, उनका आकार के रूप में दिख रहा है। तो आप कहोगे सर पहला अंतर ये है कि ये छोटा है और वो बड़ा है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? कभी भी ध्यान रखना, किसी भी चीज में सबसे पहले उसकी बनावट या आकार ये देखा जाता है। सबसे पहले ये देखा जाता है, बाद में देखा जाता है कि इस्तेमाल क्या है, गुण क्या है, अवगुण क्या है, दुर्गुण क्या है, वो बात की बात है। सबसे पहले शेप, साइज, आकार, सबसे पहले। तो अगर आप गौर करोगे तो बाकी सबका आकार लीची से बड़ा होता है। अब ध्यान रखना, यहां पर अपवादों को नहीं लिया जाता, एक्सेप्शंस को नहीं लिया जाता। ऐसे अगर आप ध्यान से देखो तो पपीते ही बहुत छोटे छोटे आते हैं, कभी कभी अमरूद जो है वो पपीते से बड़े दिख जाते हैं, तो वो तो अपवाद हो गए। लेकिन अगर एक कॉमन साइज, एक जनरल साइज देखा जाए तो बेटा बाकी सबका साइज जो होता है वो लीची से बड़ा होता है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? और इन सब में आकार में सबसे छोटा कौन होता है? आकार में लीची, आकार में। तो बेटा इन्होंने आंसर क्या दिया था? लीची। ठीक, सबसे ज्यादा ध्यान रखना, वाद विवाद इसी टॉपिक पर होता है। तो इसका आंसर है लीची। एक प्रश्न और आपके सामने, और ध्यान दीजिएगा, बताइएगा। लिखा हुआ है इंदिरा गांधी, पहला ऑप्शन है बेटा, पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी, ये भी एग्जाम में आया था, इंदिरा गांधी। दूसरा ऑप्शन दिया गया था बेटा सोनिया गांधी, दूसरा ऑप्शन दिया गया था सोनिया गांधी। फिर तीसरा दिया गया है द्रौपदी मुर्मू। नाम सुना है? कौन है? देश की वर्तमान राष्ट्रपति। और फिर है बेटा राजीव गांधी। बेटा पूछा गया इनमें से अलग कौन है? आप आंसर बोल, बताइए सर। बोलो। क्या है अलग? द्रौपदी मुर्मू, कुछ लोग राजीव गांधी कह रहे हैं, कुछ आवाजें सोनिया गांधी की भी आई। अब इंदिरा गांधी बच्ची को क्या छोड़ रहे हो, कोई बताएगा? सर देख रहे हो ये विवाद की स्थितियां होती हैं, इसमें सबकी राय अपनी अलग अलग होती है। एग्जामिनर आपकी और हमारी अलग अलग राय को नहीं लेके चलता है, वो एक कॉमन नियम से चलता है, ऐसा नियम जो हर जगह माना जाए। ध्यान से सुनना बेटा, 4 नाम हमने ये लिखे, अभी मैं आंसर बता रहा हूं। 4 नाम ये लिखे और 4 नाम हम फिर से लिख रहे हैं, 4 नाम हम फिर से लिख रहे हैं। रमेश, सुरेश बेटा और अतुल, मान लेते हैं एक दिया हुआ है सुनीता। बेटा आप जरा एक बात नोटिस करो,
इन नामों में एक फर्क है। ये नाम विशेष नाम है, ये सेलिब्रिटीज के नाम है, विशेष पदाधिकारियों के नाम है। ये नाम कॉमन नाम है। जैसे ही कभी भी कॉमन नाम आएंगे, कॉमन नाम मतलब साधारण नाम, ये किसी सेलिब्रिटी के नाम तो नहीं लग रहे हैं, नॉर्मल नाम लग रहे हैं। तो ऐसे में साधारण मनुष्यों के नाम है। कभी भी साधारण मनुष्यों के नाम होंगे तो उनमें आप देखोगे जेंडर, लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, मेल फीमेल। बेटा बाकी तीनों मेल के नाम लग रहे हैं और ये तीसरा चौथा क्या है बेटा, फीमेल। तो अलग कौन सा हो गया, सुनीता। क्या मेरी बात समझ लो, ठीक है। तो जो लोग राजीव गांधी बता रहे थे उनका आंसर यहीं पे अलग गलत हो चुका है। रीजन सुनना, कभी भी ध्यान रखना, जब कुछ विशेष नाम आते हैं, जैसे ही मैंने इंदिरा गांधी बोला, इंदिरा गांधी जैसे ही मैंने लिखा, आपके दिमाग में वही इंदिरा गांधी आई होगी, वही आई होगी। वही समझ रहे कौन, जो भारत की प्रधानमंत्री थी। मैंने तो नहीं बोला भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, क्या उनके अलावा और कोई इंदिरा गांधी नहीं हुई होगी? लेकिन नहीं, आपके दिमाग में वही वाली आई। जब हमने सोनिया गांधी लिखा तो आपके दिमाग में वही वाली सोनिया गांधी आई होगी, राहुल गांधी की मम्मी। हमने तो नहीं बोला कि वो वाली, लेकिन तुम्हारे दिमाग में वही आई होगी। बताइए गलत तो नहीं कह रहे। जैसे ही मैंने द्रौपदी मुर्मू बोला तो आप समझ गए कि राष्ट्रपति की बात हो रही है। क्या द्रौपदी मुर्मू अकेले उन्हीं का नाम होगा? और भी तो होंगे। जैसे ही मैंने राजीव गांधी लिखा, आपके दिमाग में वही राजीव गांधी आए होंगे। क्या मेरी बात समझ रहे? बेटा कुछ नाम ऐसे होते हैं जो विशेष होते हैं। ये नाम जो होते हैं, अब इनकी पहचान इनके पद से होती है। जैसे हमने इंदिरा गांधी लिखा तो अब आपके दिमाग में आएगा भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी, इनकी पहचान के पद से हो रही है। सोनिया गांधी लिखा तो आप समझ जाओगे इस समय जो कांग्रेस की पार्टी की अध्यक्ष रही थी वो कौन है, सोनिया गांधी। आप समझ जाओगे कि इनकी बात हो रही है। तो कुछ नाम ऐसे होते हैं सेलिब्रिटी, जैसे मैंने लिख दिया विराट कोहली, तो अब बताने की जरूरत नहीं, तुम्हारे दिमाग में विराट कोहली मतलब वही विराट कोहली आएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनकी पहचान अब उनके स्त्रीलिंग पुल्लिंग से नहीं हो रही, जेंडर से नहीं हो रही बेटा, अब वो उससे बहुत ऊपर उठ चुके हैं। अब पहचान इनके पद से हो रही है। और अब ध्यान रखना, ऐसी स्थिति में तुम ये कतई दिमाग में मत रख लेना राजीव गांधी पुरुष है और बाकी तीनों महिलाएं हैं, क्योंकि अब ये साधारण पुरुष और साधारण महिलाएं रहे नहीं। अब बेटा ये पदाधिकारी है, अब इनकी पहचान इनके पद से है। तो अलग भी ढूंढोगे तो पद अलग ढूंढोगे, पद के आधार पर। तो ध्यान देना बेटा, इंदिरा गांधी की बात करें तो ये राष्ट्रीय पद पर रही है, राष्ट्रीय पद पर रही है, भारत की प्रधानमंत्री। द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रीय पद पर है, भारत के राष्ट्रपति। राजीव गांधी भी भारत के प्रधानमंत्री रहे, भारत के राष्ट्रीय पद पर रहे, है ना। सोनिया गांधी की बात करें तो ये राष्ट्रीय पद पर नहीं है सर, ये क्षेत्रीय पद पर, ये सांसद रहे। सांसद देश का नहीं होता है, क्षेत्र का होता है, एक लोकसभा का होता है। बाकी सब राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी रहे हैं और ये क्षेत्रीय स्तर के अलग कौन हुई, सोनिया गांधी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा? ठीक है, ये फर्क होता है दोनों। ये नाम है तो आपने इनमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग, नॉर्मल नाम है तो ये देखा, और जब विशेष नाम है तो उनके पद देखिएगा आपने। क्या बात समझ पा रहे हैं बेटा? अच्छा, ये विजाति छांटने में अक्सर ये गलतियां होती हैं, इसलिए मैं आपको सबके नियम बताऊंगा। अच्छा, एक प्रश्न और कर दो, फिर मैं टेबल लिखवा देता हूं, जिससे आपसे कभी गलती नहीं होगी। एक प्रश्न और कर दो बेटा। एक प्रश्न ये है, 12, 26, 36, फिर दिया गया है 15। इन 4 विकल्पों में से आपको बताना अलग विकल्प कौन सा। दिखाई पड़ रहा है आप लोग पीछे तक क्लियर हो रहा है? संख्या है कि 12, 26, 36, 15, अलग कौन सा है? अच्छा आप ऐसे बोल दो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप बोलो तीसरा, दूसरा, चौथा। तो पहला भी आ ही रहा होगा किसी ना किसी का। आप देख रहे हो इसी क्लास में आपको अलग अलग आंसर सुनाई पड़ रहे हैं। सर ये स्थितियां होती, मैंने कहा था ना कि मैं चाहूं तो गोली चलवा दूं, मजाक में जरूर बोला था, लेकिन ये सच्चाई है कि गोली तक तो नौबत नहीं, लेकिन हाँ मार पिटाई की नौबत तो आई जाती है। इनमें अक्सर वाद विवाद होता है। सर इनमें होता क्या है कि आपको क्रम ध्यान रखना है, पहले किस आधार पे अलग ढूंढना है, फिर किस आधार पे, फिर किस आधार पे। मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रश्न का सही जवाब है 15। वैसे आपको बता दे, जो लोग इसमें 26 आंसर दे रहे हैं, 26, उनके पीछे वो आप चाहे तो उत्तर दे सकते हैं, गुरुजी बाकी के सारे ऑप्शन 3 से कट रहे हैं। 12 को 3 से भाग दो कट जाएगा, 36 में 3 से भाग दो कटेगा, 15 में 3 से भाग दो कटेगा, लेकिन इसमें 3 का भाग
नहीं जाएगा तो सर 26 अलग है। बात तो सही लग रही है। तब तक एक बोल पड़ा कि सर ये हमारे हिसाब से 36 अलग है। ना 36 क्यों अलग है? पूरा 36 ही में स्क्वायर है, वर्ग है किसी का। कितने का वर्ग होता है? 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। बाकी कोई वर्ग नहीं। बात तो सही है। तब तक एक बोल पड़ा सर हमारे हिसाब से 15 अलग है। 15 क्यों अलग है? बोला 15 ही में विषम संख्या ऑड नंबर है, बाकी तीनों क्या है? सम संख्या, इवन नंबर। सर बात तो सही है। तो ऐसी स्थिति में जब पेपर होगा, आप कभी भी चेक कर लेना, पेपर देके स्टूडेंट आएंगे, जब हॉल से बाहर निकलेंगे, कुछ बच्चे 26 लगा के आएंगे, कुछ 36, कुछ 15। बस नियम फर्क क्या होता है कि सर उन्होंने टेबल नहीं ध्यान से पढ़ी तो गलती करेंगे। इस प्रश्न का आखिर में जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा बेटा? 15। आइए मैं टेबल लिखवा देता हूँ, जल्दी से नोट करिएगा। और ये जो टेबल हम बना रहे हैं बेटा, आपको इसी टेबल का ही अनुसरण करना है। पेपर में चाहे दुनिया का कोई एग्जाम हो जाए, भारत में किसी ग्रुप डी की सर्विस से लेकर सीसेट, आईएएस का सीसेट तक देने जाओ, हर परीक्षा में आप केवल इसी टेबल के हिसाब से आंसर लगाना, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। और अगर इस टेबल के खिलाफ या इसके अलावा आंसर की में आंसर दे दिया जाए तो आप बेधड़क होकर ऑब्जेक्शन डाल देना, पूरी जिम्मेदारी हमारी। क्या मेरी बात समझ रहे हो? आप बेधड़क होकर ऑब्जेक्शन डाल दीजिएगा, आपका आंसर ही आखिरकार सही माना जाएगा। ये नियम है। चलिए तो वर्गीकरण की बात कर लेते हैं बेटा। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के लिए टेबल बनाते हैं। आइए देखिए बेटा, संख्याओं में वर्गीकरण, संख्याओं में वर्गीकरण, संख्याओं में वर्गीकरण, इसी को बोलते हैं बेटा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, या इन नंबर्स भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं में वर्गीकरण। और एक होता है बेटा अक्षरों में वर्गीकरण, एक होता है अक्षरों में वर्गीकरण, अक्षरों में वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फाबेट, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फाबेट्स, अक्षरों में वर्गीकरण। ये दो तरह के वर्गीकरण। आइए शुरू करते हैं बेटा। संख्याओं में कभी भी आपको वर्गीकरण करना है, पता करना है कौन सी संख्या अलग है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको देखना चाहिए सम विषम। यही नियम कहता है, सम विषम सबसे पहले। देखिए आपने जब बचपन में पढ़ाई पढ़ी थी, सबसे बचपन में शुरुआत करिए, जब बचपन में पढ़ाई पढ़ी थी तो आपको सबसे पहले बताई गई थी सम संख्या वर्ग विषम संख्या, सबसे छोटे, मतलब 2 से कटने वाली और 2 से नहीं कटने वाली। जब हम थोड़ा आगे की क्लास में गए तब हमको बताया गया कि भाई 3 से भी भाग जाता है, 4 से भी भाग जाता है। जब और आगे गए तभी तो हमको बताया गया कि स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, वर्ग करना, घन करना, ये सब बाद में बताया गया ना। शुरुआत कहां से हुई? सम विषम से। तो जहां से इनिशियल लेवल पे शुरुआत हुई, आपको वहीं से सोचना भी शुरू करना है। सबसे पहले सम विषम देखा जाता है। देख लेना चारों विकल्पों में ऐसा तो नहीं कि ये विषम संख्या हो बाकी तीनों सम संख्या हो, अगर मिल जाए तो वही आंसर है। ठीक है, सम विषम के आधार पे। अगर बेटा सम विषम के आधार पे अलग नहीं ढूंढ पाते हो, मान लो फेल हो जाते हो, चार की चारों संख्याएं सम दे दी गई या चारों ही विषम दे दी गई, तब तो अलग ढूंढ नहीं पाए, तो फिर दूसरा प्रयास बेटा। अब आता है विभाज्यता और अभाज्यता। अब आता है विभाज्यता और अभाज्यता। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, मैंने विभाज्यता पहले लिखा है, अभाज्यता बाद में लिखा है। विभाज्यता और अभाज्यता, इसी को इंग्लिश में कहते हैं बेटा कॉम्पोजिट नंबर। विभाज्यता को बोलते हैं कॉम्पोजिट, कॉम्पोजिट और प्राइम नंबर। विभाज्यता, विभाज्यता का मतलब क्या हुआ बेटा? विभाज्यता का मतलब ये हुआ कि आप भाई सम विषम में 2 से भाग देकर देख चुके थे, आप 2 से आगे बढ़ो, 3 से ट्राई करो, 4 से ट्राई करो, 5 से ट्राई करो, और भी ट्राई करो। मतलब ये कि आप चेक करो चारों विकल्पों में से बाकी के विकल्प इससे कट रहे हैं और ये विकल्प इससे नहीं कट रहा है, तो इसे बोलते हैं विभाज्यता। ठीक, और उसके बाद में नंबर किसका आता है? अभाज्यता का। अभाज्यता किसे कहते हैं? जो किसी से भी ना कटे, वो संख्या जो किसी से भी ना कटे, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। अच्छा मान लो आप इसमें भी फेल हो जाते हो, ये वाला भी लॉजिक काम नहीं कर पा रहा है, तब सर अगला नंबर आता है वर्ग और घन। बेटा इसी को कहते हैं स्क्वायर एंड क्यूब।
हो सकता है चारों विकल्पों में से कोई एक विकल्प वर्ग हो, जैसे 36 दिया था हमने अभी थोड़ी देर पहले, तो हो सकता है चारों में से कोई एक स्क्वायर हो, बाकी कोई स्क्वायर हो ना, है ना, तब नंबर बहुत बाद में आता है इसका। अगर ये इसमें भी फेल हो जाए तब आता है बेटा वर्गमूल और घनमूल। मूल बाद में पढ़ाए गए थे हम लोगों को, पहले स्क्वायर क्यूब करना सिखाया गया था, बाद में करनी सर्ट्स पढ़ाए गए थे, अगर आपको याद हो बेटा। तो जो रूट्स हैं मूल, ये बाद में पढ़ाए गए थे, स्क्वायर रूट्स हैं, क्यूब रूट्स। अच्छा, मान लो इसमें भी फेल हो जाते हो, तब नंबर आता है दी गई संख्या, बेटा दी गई संख्या में अंकों का योगफल, अंकों का योगफल। बेटा ये बहुत बाद में आता है, अक्सर देखा गया है स्टूडेंट आओ देखते हैं ना ताओ शुरुआती इसी से कर देते हैं, ठीक है, शुरुआती इसी से कर देते हैं। उनको इससे मतलब नहीं है कि नियम क्या, उनको मतलब इससे है कि हमें पहले दिमाग में क्या आया, हमारे दिमाग में पहले ये आया तो हम पहले वही लेके चलेंगे, तो बस वहीं पर फेल हो जाते हैं बेटा। सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स इन गिवन नंबर, सम ऑफ डिजिट्स इन गिवन नंबर, बेटा संख्या में अंकों का योगफल, ये देखा जाता है। अच्छा मान लो इस पे भी फेल होगा, वैसे तो तुम्हारे आंसर इसी में आ जाते हैं, इतने में ही आ जाएंगे 100%, कोई भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए इसी में आ जाते हैं। लेकिन बाय द वे अगर मान लो कभी इसमें भी फेल होगा, यहां तक भी काम नहीं बनता है तो, और ये जो अब लिखने जा रहे हैं ये आप लोगों में स्थिति कभी नहीं आएगी। ये हम जब कैट मैट के सीनियर एग्जाम्स या डबल एओ पढ़ाते हैं, बैंक पीओ पढ़ाते हैं, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, उनको जरूर बताते हैं ये, उनमें विशेष रूप से आता है, लेकिन आपके में शायद कभी आ जाए। तो फिर क्या आता है, संख्या की बनावट, या कह सकते हो प्रतिबिंब। ये नौबत आपके में मैं बार बार कह रहा हूं नहीं आएगी, शायद कभी नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत सीनियर एग्जाम्स में चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन कभी कभी हो सकता है एग्जामिनर कभी टेंशन में पगला जाए, क्या भरोसा है ना। तो उसके लिए हम लिख देते हैं फॉर्मेशन ऑफ नंबर, संख्या की बनावट और इमेज। और बेटा जो इमेज होती है वो दो तरह की होती है, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, मिरर एंड वाटर, ठीक है। ये बेटा संख्याओं में अलग ढूंढने का क्रम होता है, संख्याओं में अलग हमेशा ऐसे ढूंढा जाता है। अब बात आती है अक्षरों में कैसे अलग ढूंढा जाए, अक्षरों में, अक्षरों में कैसे अलग ढूंढा जाए, ठीक। ये आपने टेबल देखी ना, इसी क्रम से आपको चलना है हमेशा, सम विषम फिर विभाज्य अभाज्य फिर वर्ग घन फिर वर्गमूल घनमूल सत्याग्रह में अंकों का योगफल। ये चलिए पहले एग्जांपल करके दिखाइए, जरा एक प्रश्न करके दिखाइए, हमें भी तो पता चले आपको मेरी बात कितनी समझ में आई। बेटा फिर दिया है बेटा, फिर दिया हुआ है आपको, फिर दिया है बच्चा 24। देख लो, सोच लो, इतना से जल्दबाजी तो नहीं हो रही आपसे, देख लो आराम से, ऐसा तो नहीं कि बाकी 7 से कट रहा हो, ये 7 से ना कट रहा हो, देख लीजिए आराम से, सोच विचार करके बताइए, आंसर बताइए फाइनल क्या होगा। 63 ही सही है, 63 ही सही है। सबसे पहले क्या देखा जाता है, चेक करिए 63 विषम संख्या, बाकी सब सम संख्या, 63 ही सही है बेटा। और अब मान लेते हैं यहां पर दिया होता बेटा 14, आप अलग बताओ कौन है बेटा, बोलो भैया कौन है, 24, 24 है पक्का, सोच लो, बदलोगे तो नहीं, बदलने देंगे भी नहीं, ठीक है 24, जो बिना बात। आप लोग वाकई में होशियार हो, ऐसा आपको बचपन से लगता था, अभी भी लग रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है अभी भी लग रहा है। हाँ भैया बताएं अलग कौन सा है, ऐसा नहीं कि हमने ऑप्शन बदल दिया तो आप आंसर बदलना आपकी मजबूरी है, आप आंसर 24 तक आप दे सकते हो। हाँ भाई कौन होगा, 24 होगा ना, आंसर है 14। चौंक गए, टाइड है तो वाइट है, आई लिखते हैं कैसे बेटा। विभाज्यता जब तुम चेक कर रहे होगे, सबसे पहले जब तुमने सम विषम किया होगा तो भाग कितने से देके देखा होगा, 2 से। अब 2 के आगे धीमे धीमे आगे बढ़ो, और 3 से भाग देते हैं, 3 से भाग देते हैं,
3 का भाग इसमें जाएगा, बाकी किसी में नहीं जाएगा। और 4 से भाग देते हैं, 4 का भाग इसमें जाएगा, मालूम है ना, 4 का भाग इसमें भी जाएगा सर, 4 का भाग इसमें भी जाएगा, इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। भैया सीधे 7 पे पहुंच गए, सीधे 7 पे पहुंच गए, पहले 4 पे तो आओ, बताओ 4 से भाग देके अलग मिल गया कि नहीं मिल गया, तो कहां 7 पहुंच गए, सीधे तुम 7 कहां चले गए, क्या मेरी बात समझ रहे हो? नियम के मुताबिक तुम धीमे धीमे संख्याएं बढ़ाओगे ना, पहले 4 से ट्राई करोगे, अगर 4 से काम ना बन पाता तो 5, फिर 6, तब 7 पे जाते। तो बताओ 4 के हिसाब से अलग मिल गया कि नहीं मिल गया? जब 4 से देवी जी समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा है, बाकी में 4 का भाग जा रहा है, तो क्या 7 तक जाने की कोई आवश्यकता है? नहीं। सर आंसर बताइए क्या हुआ? 14। क्या बात पल्ले पड़ी भैया? गड़बड़ तो नहीं होगा? आंसर है आपका 14। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आते अक्षरों में कभी भी देखना तो सबसे पहले देखा जाता है, अक्षरों में कभी भी अगर विजाती छांटना हो तो अक्षरों में बेटा सबसे पहले अक्षरों के बीच में गैप देखा जाता है, अक्षरों के बीच में बेटा गैप देखा जाता है, गैप सबसे पहले देखा जाता है, गैप। जैसे जैसे आइए एक एग्जांपल करवा देते हैं। पहला हमको बोला गया बेटा, पहला हमको बोला गया, पहला एग्जांपल बोला गया हमको ई आई, दूसरा ऑप्शन दिया गया है बेटा, ध्यान देना, दूसरा ऑप्शन दिया गया है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सी जी, और तीसरा ऑप्शन दिया गया बेटा वो दिया गया है पी टी, ठीक है, और चौथा ऑप्शन बेटा हमको दिया गया वो दे दिया गया है एम आर। देख लो, सोच लो आराम से। हाँ भाई एम आर, क्योंकि बाकी सब में देखोगे तो बीच में मतलब +4 हो रहा है, ये कह लो कि बीच में 3 का गैप हो रहा है, ये भी कह सकते हो +4 हो रहा है, जैसे ई की कोडिंग 5 होती, आई की 9, 5 और 9, खैर वो एक अलग बात है। आप अगर नॉर्मल एबीसीडी पढ़ो तो ई के बाद आगे चलोगे, ई के बाद एफ जी एच 3 अक्षर छोड़ दो, आई आ गया, सी के बाद डी ई एफ 3 अक्षर छोड़ दो, जी आ गया, पी के बाद क्यू आर एस 3 अक्षर छोड़ दो, टी आ गया, एम के बाद एन ओ पी क्यू 4 अक्षर छोड़े आ रहा है, बेटा अलग कौन सा होगा? एम आर। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अब इसमें कुछ स्टूडेंट पेपर देने जाएंगे, गलती क्या कर देंगे, वो लगा देंगे पहला ऑप्शन, लगाते हैं सीरियसली लगाते हैं सर जी। पहले वाले में अगर देखा जाए तो दोनों अक्षर स्वर है, वॉवल्स है, ई आई दोनों स्वर है और बाकी सब में सारे दोनों अक्षर व्यंजन है। कौन स्वर व्यंजन पता है ना भैया? ए ई आई ओ यू, दीस 5 लेटर्स आर वॉवल्स एंड रेस्ट ऑफ लेटर्स आर कॉन्सोनेंट। बेटा ई आई दोनों स्वर है, बाकी सब में दोनों अक्षर क्या है? व्यंजन। लोग लगा देते हैं पर गलत है, सही आंसर क्या है? एम आर। सबसे पहले बेटा अक्षरों के बीच में गैप देखा जाता है। अगर मान लो सब में गैप बराबर बराबर होता, अगर, तब देखा जाता है स्वर व्यंजन। ध्यान रखना, स्वर व्यंजन का नंबर बाद में आता है, बाद में आता है। जैसे अगर ये स्थिति होती, अब अगर देखोगे हमने एम क्यू कर दिया, सबसे नीचे वाले को बेटा एम आर हटा के एम क्यू कर दिया, अब चेक करना सब में गैप बराबर हो गया, अब अलग कौन हुआ बताओ? अब आप स्वर व्यंजन देख लो भैया, समझ में आ रहा है? अब बेटा स्वर व्यंजन देख लो, ठीक है। अक्षरों के बीच में गैप, अच्छा अक्षरों के बीच में गैप हो गया सर। अब आगे बढ़ते हैं, गैप भी मान लेते हैं, चलिए गैप हो गया, फिर स्वर व्यंजन हो गए, उसके बाद में क्या देखा जाता है? उसके बाद में बेटा अब नंबर आता है कोडिंग डिकोडिंग का। आप लोग गलती क्या करते हैं पेपर में? शुरुआती इसी से कर देते हैं, शुरुआती इसी से कर देते हैं, और इसमें आपका कोई दोष भी नहीं है। उसका कारण ये है, हमेशा ध्यान रखना, जो हमारा मस्तिष्क होता है उसका एक स्वभाव होता है। मस्तिष्क का स्वभाव ये होता है कि जो हमने अभी हाल ही में पढ़ा, नया नया पढ़ा, वो हमको पहले याद आता है, जो बहुत पहले पढ़ा वो जल्दी याद नहीं आता है। तो सर को अभी जो आप तैयारी कर रहे हो उसमें कोडिंग डिकोडिंग आपने पहले पढ़ी है, तो इसीलिए कोडिंग डिकोडिंग दिमाग में पहले आती है, इसलिए हम शुरुआत उसी से करते हैं, जबकि ऐसा नहीं, कोडिंग डिकोडिंग का नंबर बहुत बाद में आता है। अब जब कोडिंग डिकोडिंग पे आप आ गए हो बेटा, तो जैसे मैंने कहा, बताओ क्यू की कोडिंग कितनी? आर आई ए जेड। जैसे ही मैं कोडिंग पूछ रहा हूं तो आप उसमें एक संख्या बता रहे हैं, आप हमको एक संख्या ही तो बता रहे हो,
मैंने कहा कि जैसे बताओ ए की डी कोडिंग कितनी होती है 26, ए की कोडिंग कितनी होती है 1। आप बता तो हमको एक संख्या ही रहे हो, और जैसे ही बेटा आप कोडिंग डिकोडिंग पे आए मतलब अब आप संख्या पे आ चुके हो। अब आप किस पर आ चुके हो? संख्या पे। और जब संख्या पे आ गए हो तो बेटा नियम भी अब संख्या वाला ही चलेगा, और दोस्त संख्या वाले नियम आपको लिखवाए जा चुके हैं। हम ऐसे तीर का निशान लगाए दे रहे हैं, आप समझ जाओ। संख्याओं में सबसे पहले क्या देखोगे मालूम है कि नहीं? हम लिख नहीं रहे तो देख के बाद में नोट कर लेना। अरे बोलो, नोट कर पाओगे? ये जो 1 2 3 4 5 नंबर डैश 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 है, इनमें क्या लिखना है तुमको मालूम है ना बेटा? हमने डैश डैश लगा दिया है, कहो तो लिख दें। हमने एरो लगा दिया, समझ जाओगे क्या? संख्याओं में सबसे पहले सम विषम, फिर विभाजन अभाजन। नोट हो जाएगा बाद में, घर पे नोट कर लेना इतना से। भैया क्लियर हो रहा है? ठीक है। अच्छा, उसके बाद में नंबर आता है बेटा, उसके बाद में आता है, बहुत बाद में आता है, बहुत बाद में नंबर आता है अक्षर की बनावट। अक्षर की बनावट, हाँ, ये भले ना पूछा जाए संख्या की बनावट, लेकिन अक्षर की बनावट ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, पेपर में मिलते भी। बनावट, ठीक है, या प्रतिबिंब। अक्षर की बनावट कह लो चाहे प्रतिबिंब कह लो, इसी को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ लेटर बेटा, इसी को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ लेटर एंड इमेज। और इमेज जो होती है वो दो तरह की होती है, फर्स्ट वन इज मिरर इमेज एंड सेकंड वन इज वाटर इमेज। भैया मिरर वाटर की हिंदी आप जानते ही होंगे, बताने की आवश्यकता है नहीं, जानते तो होंगे ना? ठीक है। ये तो चलिए, ये हो गया अक्षरों में वर्गीकरण। चलिए कल की क्लास में आपको हम प्रश्न करवाएंगे, शीट भी देंगे, ठीक है, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें। और पिछले 3-4 साल परीक्षाओं में, पिछले जो 3-4 साल में परीक्षाएं हुई, उनमें जो क्वेश्चन आए इनके, वो हमको करवाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। भारत माता की जय। इसको